नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों पता है, आपके पिट का पेपर लगा हुआ है अगले महीने, यानी कि अगले महीने से अगले महीने यानी कि सितंबर में डेट आ चुकी है बच्चे। ये बात सबको पता हो चुकी है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ पर मैराथन क्लास शुरू की है, और जिसमें कि आपके एक ही क्लास में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं बच्चे। तो आप लोग भैया इसमें सभी लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेट के एग्ज़ाम के बाद ही यहाँ पर आपके 2-3 वैकेंसियाँ यूपी ट्रिपल एससी पेट की लगी हुई हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की लेखपाल की वैकेंसी, बीडीओ की वैकेंसी, और उससे रिलेटेड जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह हैं वो सब भी आ सकती हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए कि अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपके मार्क्स नहीं आते हैं बच्चे, तो कई सारे एग्जामों से आप वंचित हो सकते हैं। इसको देखते हुए इस क्लास को बिल्कुल एकदम सीरियस मोड में लें, और जो भी हमने 10 सेट का संकलन किया है विगत वर्षों का, आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे। तो जो भी सवाल यूपी ट्रिपल एससी पेट ने पूछे हैं वो सब हम आपको कराने वाले हैं, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस लेवल के आएंगे। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे क्वेश्चनों का संकलन कर लिया गया है, और यहाँ पर जो भी चीजें हैं सबका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं बच्चे। तो सभी क्वेश्चन का संकलन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप लोग भैया लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए और एकदम पूरे ताबड़तोड़ तरीके से इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज अगर ये आपका, जो मैं आपसे यहाँ पर कोई फीस नहीं है भैया, कोई किसी तरह की यहाँ पर वो भी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, बस थोड़ी सी शुल्क हम आपसे मांग रहे हैं कि इसको आप अपने दोस्तों अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि बस हमें बस इतना लगना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, ताकि हम अगली वीडियो और जोरदार तरीके से लेकर आएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब सिलसिला शुरू करने वाले हैं सवालों का, जिससे कि आप लोग ये जान पाएंगे कि किस तरीके से किस क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आगे भी कैसे पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चे शुरुआत करेंगे, और सब लोग एक बार भैया सेशन को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यहां पर ये पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी बच्चे भैया इसका जवाब देंगे। इसको मैंने वही क्लास में भी कराया है, और हमारे क्लास का सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है बच्चे। जो क्वेश्चन आपके नोट्स में है मिला के देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। तो इसका जवाब सभी बच्चे बताएंगे। कह रहा है घड़ी सुबह 8 बजे सेट कर दी जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा? इसका जवाब बच्चे आप लोगों को देना है। फटाफट जवाब दीजिए, यहां पर बहुत सारे आंसर भी आ रहे हैं। फटाफट बच्चे बताइए यहां पर जवाब क्या बनेगा। सभी लोग के भाई जवाब की प्रतीक्षा है, और इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, कैसे इसको हल करना है, मैं एक बार इस पर नजर डालता हूं। बोला है बच्चे एक घड़ी को 8 बजे सेट कर दिया जाता है, यानी कि सुबह 8 बजे इसको सेट कर दिया जाता है। बोल रहा है कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, और जब घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। जब घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताएगी तो वास्तविक समय क्या होगा। ये अगले दिन दोपहर की 1 बजे बात हो रही बच्चे, उसी दिन की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना कि 8 बजे से 1 बजे तक का, यानी कि जो अगला 1 बजे है अगले दिन का, अगर यहां तक का टोटल समय हम जान ले, ये जान ले कि 24 घंटे में, बच्चे बोला है कि 24 घंटे में आपकी घड़ी जो है वो 10 मिनट लेट हो रही है। तो 10 मिनट आगे बढ़ रही, 10 मिनट अगर आगे बढ़ रही है बच्चे, तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर जी ये तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, यहां पर 10/24 मिनट आ जाएगा। 1 घंटे में ये 10/24 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो अगर ये बच्चे, ये जो टोटल टाइम दिया गया है इसमें कितना समय हो जाएगा, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि 8 बजे से 8 बजे तो 24 घंटा होता है, और 1 बजे मतलब 5 घंटा और, तो 24 5 29 घंटे बच्चे यहां पर ये हो जाएंगे। अब इस बात को अगर आपने समझ लिया है तो अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं रहता है। तो ये बता दो कि 29 घंटे में ये घड़ी कितना आगे बढ़ जाएगी, और फिर 1 बजे में से वही टाइम माइनस कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ी खीड़ इसलिए हो जा रहा है बच्चे कि यहाँ पर ये आपको कैलकुलेशन कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम काटेंगे भाई, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और ये 12 बार जाएगा। तो
तो बच्चे अगर इसको करेंगे तो 29 का 5 से कैलकुलेशन करेंगे तो 145 आएगा और ये बटे 12 कर देंगे। अब इसको भी सरल कर लेंगे, इसमें क्या है भाई, अगर इसको सरल करते हैं तो बच्चे ये 12 बार जा रहा है, 12 बार हम में 144, 12 से ही 1/12 आ रहा है। अब ये जो 12 से 1/12 मिनट आ गया तो यहां पर ये सारा खेल गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम अगर सेकंड में बदलेंगे तो आप सबको पता है भाई कि यहां पर 60 से गुणा करा देते हैं तो 12 पंचे 60, अर्थात टोटल टाइम आ गया 12 मिनट 5 सेकंड। ये घड़ी आगे बढ़ जाएगी बच्चे। अब अगर उस घड़ी में 1 बज रहा है तो इसका मतलब है कि इतना टाइम अगर घटा दो तो सही समय आ जाएगा भाई, आगे जो गई है उसको पीछे कर दो और कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो 12 बजे है यहां से बच्चे हम लोग करेंगे क्या, 1 बजे को हम 12:59 बना सकते हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, यहां से भाई हम घटा देंगे 12 मिनट 5 सेकंड। जब ये घटाएंगे तो ये 55 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ये 12:47 अर्थात लगभग 48 मिनट के बराबर है। तो बच्चे ये ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों का आया है उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। और आप लोग बताते चलिएगा, अगर कोई आपको समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नजर आती है तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताते रहेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे। यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अगर व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। अभी इसी को बच्चे बताना है, सभी बच्चे फटाफट उत्तर बताएंगे भाई। इसमें तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बच्चे, यहाँ पर करना क्या होता है, कैसे डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है, ये बात सब लोग जानते हैं और सब लोग भैया आंसर भी देना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो ये यूपी SSSC पेट 29 अक्टूबर 2023 द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। ये बच्चे मैंने हर शिफ्ट में ऊपर आपको ये लगा दिया गया है जैसे जहां पे क्वेश्चन पूछा है। तो भैया इसमें करना क्या है, बोला है अंतिम से दूसरे स्थान, तो अंतिम यहां पर कुल 5 वर्ड है, यानी कि आपको बताना है चौथे नंबर पर बच्चे यहां पर क्या आएगा। चौथे नंबर पर क्या आएगा, अगर हम कॉमन की बात करें तो जो सब में है बच्चे पहले वो देखते हैं। सब में यहां पर इस तरीके से कॉमन है, इसको आप हटा सकते हैं, यानी कि इसकी गणना नहीं करते हैं। जो कॉमन है इसकी गणना नहीं करेंगे। तो यहां पर भैया देख लो, यहां पर टी आ रहा है, इसमें आपका यम आ रहा है, इस वाले में टी आ रहा है बच्चे, यहां पर भी टी आ रहा है और इसमें यम आ रहा है, यानी कि 2 जगह पर यम है। तो यम के बाद वाला अक्षर ये चेक कर लो, यहां पर ए है और यहां पर ओ है। जब हमारा 2 अक्षर टकरा जाते हैं तो उसके बाद वाले अक्षर को देखते हैं। तो भैया ओ और ए में क्या पहले आएगा, आप कहोगे सर जी ए ही पहले आएगा, तो ये तो 1 नंबर पर चला जाएगा और बच्चे ये चला जाएगा 2 नंबर पर। अब ये दोनों की कहानी खत्म हो गई, 1 और 2 सेट हो गए। अब हमें चौथे नंबर पर पहुंचना है। तो यहां पर देखो TIC यहां पर कॉमन है, TIC यहां पर कॉमन है और TIC इसमें भी कॉमन है। तो जो खत्म हो गया वर्ड ये चला जाएगा 3 नंबर पर, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब इसकी कहानी खत्म हो गई तो बच्चे यहां पे देखो, यहां पर ए आ रहा है और इसमें आपका आई आ रहा है। तो ए और आई में पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी ए आएगा, अर्थात ये 4th नंबर वाला हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जवाब क्या आया है। और भाई एक बार मैं बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और किस पाली में पूछे गए हैं यहां पर मैं उसका भी वर्णन करते हुए चल रहा हूं। तो यहां पर आपको देखने में समझ में आ रहा है 29 अक्टूबर 2023। तो इसका जवाब बताओ भाई। बोला है कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है और P1 P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो भाई आप कहोगे सर जी ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन मैं कहूँगा कोई मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे यहाँ पर देंगे, बहुत ईमानदारी के साथ देंगे। और अगर हमारे साथ आप लगे हुए हैं तो हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्य क्लासेस का मतलब भरोसा। तो यहाँ पर देखते हैं सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर, तो बच्चे स्टार्टिंग से बायां छोर बोलते हैं। तो P1 यहाँ पर 9वें स्थान पर कह रहा है और यहाँ पर बच्चे P2 कह रहा है दाएं छोर से 12वें स्थान पर। तो P2 जो है
दाएं छोर से यहाँ पर 12वें स्थान पर दे रखा है। ये क्रॉस भी हो सकते हैं, अभी हालांकि वैसी सिचुएशन है नहीं, आगे आएगी तो बताएंगे। बोला है P1 और P2 के बीच 3 मोड़ हैं, तो यहाँ पर भैया हमने 3 मोड़ कर दिए, या ऐसे आप डॉट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 लिख दिया है। लेकिन बच्चे आगे दिक्कत ये हो रही है, बोला है P1 और P2 के बीच 3 मोड़ है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। तो भैया अगर P4 का यहाँ पर क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं है तो P1 P2 ही तो है, आगे P4 अभी दिया ही नहीं है, तो आप उसका जिक्र कैसे कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित आप कर ही नहीं पाओगे। जब तक P4 की यहाँ पर कोई तुलना नहीं दी होगी तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहां पर हम लोग भैया ताबड़तोड़ तरीके से 10 सेट का क्वेश्चन कराने वाले हैं एक ही वीडियो में, खल्लास। जो आपको बताया गया है कि 10 सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है। चलिए बच्चे यहां पर बताइए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला है परम्यूटेशन को IBK, FR, MX, MF, LG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पब्लिक सेक्टर को क्या लिखा जाएगा। फटाफट बच्चे जवाब दीजिए। और देखो यूपी SSC पेट ने थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर देखिएगा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन दिए थे, तो इसकी वैल्यू होती है 16, और 16 से यहाँ पर बच्चे हुआ है 9, तो यानी कि -7 हुआ है। और यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पर E से B हो रहा है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे R से K हो रहा है, तो यहाँ पर -7 हो रहा है। फिर M से F हो रहा है, तो यहाँ पर 13 में से 6 हो गया, तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक ही अगर हम मिलाते हैं क्वेश्चन को तो आगे चेक कर लेते हैं। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम सिलसिला देखेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर ठीक है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर P दिया है। अगर बच्चे यहाँ पर P की वैल्यू है 16, 16 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 9 आएगा, तो 9 तो सब ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से जो 3 घटाएंगे तो यहाँ 21 में से 3 जाएगा तो 18 बचेगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन बच्चे इलिमिनेट हो गए, बच्चे 2 ऑप्शन। और यहाँ से जो आप घटाएंगे, यहाँ से 7 घटाएंगे, तो B में से 7 घटाना सबको आना चाहिए। हमने कहा था कि भैया B की प्लेस वैल्यू होती है 2, और 2 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो -5 और -5 + 26 कर देंगे। कभी भी वैल्यू माइनस में आए या ज़्यादा में आए तो 26 से उसको करा जाता है कैलकुलेट, तो यहाँ पे बचेगा 21। 21 का मतलब होता है U, और यहाँ पर U किस ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर ये इस ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चे अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आया है तो आगे आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर नहीं आया है तो उस पर आप लोग मंथन करिएगा, उस पर आप लोग विचार करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भैया आपका दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग से दिया हुआ है, कारण और प्रभाव से। हमने कहा था कि सबसे पहले इसको लगाने का बेस्ट तरीका है कि आप ये देखो कि ये दोनों जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले ये तो देख लो। बोला है सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। ठीक है भैया, एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएंगे सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए, अलग अलग नहीं होगा, ये बात बोल रहा है। फिर कह रहा है राज्य सरकार ने अन्य राज्य के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो ये दोनों हमारा समझना बहुत जरूरी है कि ये कारण हैं कि प्रभाव हैं। पहली चीज तो ये जो निर्णय लिया गया है यानी कि डिसीजन हो चुका है, किसी कारण का ये प्रभाव लग रहा है बच्चे, यानी कि परिणाम लग रहा है, और ये भी रोक दिया है, यहां पर भी परिणाम ही लग रहा है। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि क्या दोनों एक ही कारण के परिणाम है या अलग अलग कारण के परिणाम लग रहे हैं। तो भैया यहां पर भी मेडिकल कॉलेज की चर्चा है और यहां पर भी मेडिकल कॉलेज की ही चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं कारण एक ही होगा लेकिन उसके परिणाम दो अलग अलग हुए हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए भैया अगर आप लोगों का आ रहा है तो वो बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें आपको विषम छांटना है और यहाँ पर विषम क्या होगा फटाफट आप लोग बताते चलेंगे भाई। यहाँ पर बच्चे आपका विषम क्या होगा, सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर आपका विषम क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। आप लोग जवाब देते रहिए। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, यहाँ पर दिया है कि विषम छांटना है। और बच्चे मुझे लगता है विषम भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सभी अक्षरों का अगर प्लेस वैल्यू जोड़ते हो तो 7 2 9 1 10 1 11, 7 2 9 1 10 1 11 यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर देखो 4 2 6 5 11 यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 2 8 3 11 यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे 6 5 11 1 12 हो जा रहा है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चे ये दिखाई पड़ रहा है और इसका आप सभी को जवाब देना है। बोला है कि अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। तो फटाफट आंसर कर दीजिए, यहाँ पर क्या जवाब होगा। तो जवाब बताइए भाई, इसका आंसर कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा बच्चे कि यहाँ पर 1 तारीख को क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 1 अप्रैल सन 2001 को क्या आएगा। अगर ये आप निकाल ले रहे हैं तो बुधवार भी निकाल लेंगे। तो पहले 1 तारीख को कौन सा दिन आएगा ये तो पता करो, फिर तो बुध की आप पता करोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसको लगाने के लिए हमने कहा था कि अतिरिक्त दिन निकालने का एक तरीका होता है कि 2001 में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे। तो 400 वर्षों में 0 आता है, तो 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे सब 0 हो जाएंगे। तो जो यहाँ 1 वर्ष बच रहा है बच्चे, ये 2001 का ही वर्ष है। तो 2001 का वर्ष है और आप लोग इसका अब आगे निकाल ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च, और यहाँ पर 1 अप्रैल का डाटा आपको चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। जनवरी 3 हो जाएगी, फरवरी इसमें 0 हो जाएगी, मार्च 3 हो जाएगा और अप्रैल 1 दिन का है। तो बच्चे यहाँ पर 3 3 6 1 7 ये कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। और 0 मतलब होता है रविवार। यानी कि बच्चे 1 अप्रैल को यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो रविवार आ रहा है। तो भैया अगर 1 अप्रैल को रविवार है तो 2 अप्रैल को क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, 3 को मंगल होगा और 4 को ही बुध पड़ेगा। तो 4 को देखो किस किस ऑप्शन में दिया है, एक ही ऑप्शन है। 4 के 7 दिन बाद बुध पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भाई जिन लोगों का जवाब आया है उनका जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम लोग रुक करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। फटाफट सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। और यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, रक्त संबंध से। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। बोला है हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जवाब दीजिए। और मुझे पता है अगर आप लोगों ने ईमानदारी और सच्चे शिद्दत के साथ इसका जवाब दिया तो जवाब आपका सही आएगा। इसको सही आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलो देख लेते हैं। बरखा और चंद्रेश यहाँ पर बोला है बच्चे भाई बहन है, तो मैं यहाँ पर चंद्रेश को ले लेता हूँ और यहाँ पर बरखा को ले लेता हूँ। ये दोनों कह रहा है कि भाई बहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मनीष के 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो एक करेक्टर है मनीष, इसके भैया 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बच्चों की बात लगा दे रहा हूँ। और वह सुरेश का बेटा है, वह मतलब कौन, मनीष। और ये भैया किसका बेटा है, सुरेश का। यहाँ पर ये बेटा हो गया सुरेश का। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हंसा का ससुर है, तो अभी मनीष की बात चल रही थी, तो जो मतलब ये सुरेश के लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। अगर ये हंसा का ससुर बनेगा तो यानी कि मनीष की वाइफ हो जाएगी हंसा। यहाँ पर मनीष की वाइफ हो गई हंसा, तभी ये इसका ससुर बन पाएगा। ये बात अभी तक यहाँ तक लागू हो चुकी है। आगे कह रहा है कि हंसा का एक ही बेटा है, अर्थात अगर हंसा का एक ही बेटा है तो मनीष के भी एक ही बेटा होगा। अब देखते हैं। आगे बोला है चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, अर्थात चंद्रेश यहाँ पर स्थान नहीं ले सकता है, तो चंद्रेश को यहीं पर आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर चंद्रेश आ रहा है तो यहाँ पर बरखा भी यहीं पर आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया उसके बेटे की बेटी है, तो मतलब पोती हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही है। बेटे की बेटी यानी कि पोती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका शिलाक से। तो
तो इसको भी हमने अच्छे से समझाया है, निगेटिव वाले क्वेश्चन पूछा है। डरने की यहाँ पर बच्चे कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, और अगर आप डर के आगे जीत रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब दे सकते हैं। भैया आप लोग वो टीन मत बनिएगा, जो अभी एक मूवी आई है उसको देखकर लोग रो रहे हैं, तो उसमें से आप मत बनिएगा। आप बहादुर लोग हैं और अपने मन को मजबूत करिए। बताइए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा। सभी बच्चे भाई फटाफट उत्तर देते रहेंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देते रहेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, चलो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। बोला है कि भाई कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, यानी कि रेलगाड़ी का कुछ भाग भैया सड़क में जाएगा, रेलगाड़ी का कुछ भाग सड़क में जा रहा है, ये बात बोली जा रही है। इसके बाद कह रहा है कि कोई सड़क जंगल नहीं है, यानी कि सड़क का कोई भी हिस्सा जंगल में नहीं जाएगा, ये बात बोली जा रही है। ये अगर दोनों एक दूसरे के लिए निगेटिव हो जाते, ये मैंने कई बार समझाया है। फिर कह रहा है सभी फूल जंगल हैं, तो मैं इस फूल को थोड़ा सा दूसरा कलर दे रहा हूं। सभी फूल बच्चे जंगल के अंदर आता है, और इस बात को मैंने अच्छे से समझाया है कि जैसे समझो अगर कोई ए कैरेक्टर है और वो बी के अंदर रह रहा है, तो अगर बी ने दुश्मनी सी से कर ली है तो इसका मतलब ए का कोई अपना घर नहीं है। अब आप इस बात को हमने समझाया था इस तरह से, कमरे के अंदर ये बी जो है मकान मालिक है और उसके अंदर कोई किराएदार रह रहा है, अगर उसकी दुश्मनी किसी सी से हो रही है तो ये नुकसान किसका है, बी का है। ए का अपना क्या अस्तित्व, ये तो आया चल दिया, ये तो वही है कि मैं मान ना मान तेरा मेहमान। तो जो बात अगर समझो अगर ए से हो रही है तो बी का ही भाग टूटेगा। हो सकता है दुश्मनी अगर यहाँ पर ये बी से हो रही है तो जो ए इसके अंदर रह रहा है इसकी ऑटोमेटिक दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर बी ने ही रास्ता रोक दिया है, यहाँ पर समझो अगर बी ने ही दुश्मनी कर ली है यहाँ पर सी से, तो ए क्या है, ए तो उसी में आ जाएगा, उसी के घर के अंदर है। जब इस बाउंड्री से दुश्मनी है तो इससे अपने आप हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पहला क्या कह रहा है, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो रेलगाड़ी और फूल का कनेक्शन कैसे बन सकता था, निगेटिव हो सकता था, पॉजिटिव तो कोई सवाल ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, तो आप समझो रेलगाड़ी यहाँ पर है और जंगल यहाँ पर, फिर से नकारात्मक है। अगर आप सोचो कि कभी धान की खेती कर रहे हो तो गेहूं पैदा नहीं होगा, अगर इसके बीच नकारात्मक रिलेशन है तो सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, तो यहाँ पर कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, फूल यहाँ पे रेलगाड़ी यहाँ पे, फिर से वही नकारात्मक बन सकता है, पॉजिटिव तो कोई सवाल ही नहीं है। आगे कह रहा है बच्चे कोई सड़क फूल नहीं है, तो यहां पर समझिएगा अगर सड़क की दुश्मनी जंगल से है तो फूल से तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि फूल तो कुछ है ही नहीं, ये तो जंगल का एक पार्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भैया चौथा सिर्फ किस में सही हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां पर जवाब जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चन पूछा है कि बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। तो भैया यहाँ पर ये रेलवे की बात कर रहा है और यहाँ पर ये हवाई यात्रा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो अलग अलग हैं। अब ये अलग अलग कारण ही लग रहे हैं, क्योंकि किसी कारण से बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है और किसी कारण से गिरावट आई है, यानी कि दोनों ही अलग अलग कारण हैं। तो ये ऐसा भैया ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, सी में, स्वतंत्र कारण है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्टेड होता तो हम लोग देखते, जब एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है तो अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जिनका आया है सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से क्वेश्चन कलेक्ट करके लाते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। हम लोग भैया जो आप लोग समझ लीजिए महाभारत के द्रोणाचार्य हैं कि सब कुछ आपको दे रहे हैं, भले ही अर्जुन
के बाणों से ही द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। अब आप समझिए कि हम आपके लिए इतना कुछ लेकर आ रहे हैं और आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि भैया इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ ये क्लास चल रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखो यहां पर बोल रहा है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर की दिशा में मुख करके खड़े हैं। बोल रहा है सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, बिमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब जिन बच्चों को रैंकिंग का ज्ञान है और उन्होंने पढ़ रखा है ढंग से, तो इसका जवाब भी वो दे पाएंगे। चलिए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। भाई देखो, एक पंक्ति है, एक रो है, इसमें 15 लोग हैं, ये बात बोली गई है और सब लोग उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा होता है तो इसका दायां ये होता है, बायां ये होता है, ये सर्वविदित है, ये तो सब लोग जानते हैं। फिर आगे बोला है सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है, यानी कि जो राधा है उसके बाईं ओर तो इधर ही जाएगा। तो भैया सौरभ जो है वो राधा के निकटतम बाईं ओर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और बोला है और वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। वह मतलब कौन? मतलब सौरभ। ये सौरभ जो है बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। बिमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो जो भैया बिमल है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। कौन? बिमल। बिमल दाएं छोर से कह रहा है कि दूसरे स्थान पर है। अब देखो कुछ चीजें अभी आपको हल करनी पड़ेगी। अब बात समझिएगा कि दायां 2 और बायां 8 मिला के 10 हो गया, टोटल संख्या 15 होनी चाहिए। बीच में एक ही व्यक्ति दिख रहा है राधा, और ये इसके बाईं ओर है, तो मतलब इस तरफ और कोई आ नहीं सकता। तो जो 4 बचे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, ये यहीं पर आएंगे, 1 2 3 4, ये यहां लग जाएंगे। तो टोटल राधा को लेकर 5 लोग हो गए। अब आप विकल्प पे नजर डालिए। बोला है कि राधा और बिमल के बीच 4 बच्चे हैं। तो मेरे भाई देखो, राधा और बिमल, राधा यहाँ है, बिमल यहाँ है, यही 4 लोग तो हैं। ये तो बात सही कह रहा है और आपको बताना है कि सत्य नहीं है, यहां पर गलत को बताना है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा, राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो भैया राधा दाएं छोर से यहां तक 2 हैं, ये 4 और 1 ये 5, तो 5 2 7 हो जाएंगे। तो ये भी बात सही है। फिर कह रहा है सौरभ और बिमल के बीच 5 बच्चे हैं। तो सौरभ यहां है, बिमल यहां है, 4 ये हो गए, 1 राधा हो गई, 5, ये बात भी सही है। अगला कह रहा है बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। तो भैया बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर, देख लेते हैं होगा कि नहीं। तो ये दाएं से दूसरे पर हैं, टोटल हैं 15। तो अगर टोटल दिया है, दायां दिया है, तो बायां निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल +1 माइनस जो आपका राइट है। तो भैया 15 में 1 जोड़ेंगे 16 और 16 में 2 घटाएंगे तो 14वें स्थान पर होना चाहिए बाएं छोर से ये, लेकिन यहां पर दिया है 13वें स्थान पर, अर्थात यही डी वाला ही ऑप्शन बच्चे आपका सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए हैं उनके जवाब सही हैं। भाई अगर ये क्लास आपको मजेदार लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चे, और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और अगर आपके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगली वीडियो हमारी और दमदार तरीके से हम लोग लाएंगे। जो भी एग्ज़ाम होंगे सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? तो मुझे लगता है मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग इसका जवाब बताएंगे क्या बनेगा। फटाफट आंसर करते रहिए। यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे, जवाब क्या बनेगा बताएंगे भाई। देखो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि चेन्नई जयपुर से बड़ा नहीं है, तो इसको भैया लगा लेते हैं ना, जो चेन्नई है वो जयपुर से बड़ा नहीं है। मैं यहाँ पर आधा ना कर दे रहा हूँ, चेन्नई जो है वो जयपुर से बड़ा नहीं है, अर्थात चेन्नई जयपुर से बड़ा है, अर्थात बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, बड़ा लगा देते हैं, उसमें क्या है। आगे बोल रहा है सूरत कोलकाता से बड़ा है, तो भैया चेन्नई और इसका जिक्र नहीं है तो इसको अलग से लिख लो। जो सूरत है वो किससे बड़ा है? कोलकाता से। ठीक है, इतनी बात बोली जा रही है। आगे फिर बढ़ते हैं। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, तो रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, अर्थात रायपुर छोटा है। ठीक है, ये बात भी आ गई। लेकिन सूरत से बड़ा नहीं है, तो लेकिन सूरत से बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा नहीं है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है,
अच्छा, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं, लेकिन सूरत से बड़ा है, लेकिन सूरत से बड़ा है, अर्थात ये रायपुर बड़ा हो जाएगा किससे? सूरत से। और सूरत से बड़ा तो भैया सूरत बड़ा है कोलकाता से, यही चीज हो जाएगी, लेकिन सूरत से बड़ा है। यहां पर क्वेश्चन में एक बार फिर से देख ले, जयपुर जितना बड़ा नहीं है, कौन? जयपुर जितना बड़ा नहीं है रायपुर, लेकिन सूरत से बड़ा है, अर्थात इससे तो बड़ा ही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, ये तो पहले ही दिया था। फिर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? कोलकाता ही होगा सबसे छोटा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं उनके जवाब भैया एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है, एक दूसरे को जोड़ना था बस। अब इसका जवाब देखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे बोला है 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण ये आपसे पूछा था। और बच्चे इसका जवाब क्या बनेगा फटाफट आप लोग बता दीजिए, और हमें भी लगे कि आपने घड़ी को अच्छे से पढ़ लिया है। केवल घंटे वाली सुई का कोण कैसे बनता है, केवल मिनट वाली का कोण कैसे बनता है, और घंटे और मिनट दोनों का अगर कोण पूछा हो तो वो कैसे बनता है, और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो हम एक एक करके सब कुछ बताने वाले हैं बच्चे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, 10:25 अगर किसी घड़ी में होते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं 10:25 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 10:25 होता है, यहां पर ये हो जाएगा, और 10 से 11 के बीच ये हो जाएगा। अब ध्यान से ये देखिएगा भाई, यहां पर ध्यान से ये देखेंगे कि ये वाला एक कोण है और एक कोण बच्चे ये वाला है। तो प्रतिवर्ती मतलब होता है दूसरा वाला कोण, दूसरा वाला एंगल, तो यानी कि दो तरह के कोण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर 10:25 पहले हम छोटा वाला एंगल देखेंगे। तो यहां पर हमने एक तरीका आपको समझाया था जो कि बहुत ही सिंपल है, और इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। 10:25 पर अगर हमें एंगल निकालना है तो बच्चे हमने कहा था घंटे वाली सुई, एक घंटे में जो आपका 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री से हम गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर 300 आएगा। और घंटे और मिनट वाली सुई का बच्चे एक मिनट का अंतर 11/2 होता है, इससे गुणा करा देंगे तो 12.5 को गुणा कराएंगे तो 11×5 = 55, 11 दूना 22, 5 27, और यहाँ पर 11 × 1 = 11, 2 13, तो 137.5। इसको भाई अंतर ले लीजिए, 300 में से 137.5 बच्चे घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर 162.5 आएगा। तो जो 162.5 आया है ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। प्रतिवर्ती का कोण अब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो 162 सही 1/2 डिग्री हो रहा है। अब जो इसका दूसरा कोण है सेकंड एंगल, वो बच्चे एकदम आसान है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। 360 में से, चूंकि टोटल डिग्री 360 है, यहां से 162.5 घटा देंगे तो भैया 197.5, अर्थात 197 सही 1/2 डिग्री, यानी कि मेरे भाई मेरे दोस्त ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही जवाब आपका सही हो जाएगा। अब कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई सुविधा, कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ में आए तो सारी चीजों का हम आपको हल बताते हुए चलेंगे। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर आपको बेजोड़ चुनना है, अर्थात असंगत बताना है, और सभी बच्चे भैया इसका फटाफट आंसर करेंगे। सभी बच्चे यहां पर बताएंगे कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा, जवाब बताएंगे भाई सभी बच्चे उत्तर बताएंगे। यहां पर डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट वाला ऑप्शन बच्चे बताइए। और मुझे लगता है सब लोग अपना अपना दिमाग लगा लिए होंगे। यूपी SSSC पेट ने जो सवाल पूछा था, यही एक संख्या छोड़ दीजिए बच्चे, ये अभाज्य है। ये क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये अभाज्य है, और ये किसी से डिविजिबल नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब डिविजिबल हैं, किसी ना किसी से सब डिविजिबल हैं। तो यही जो एक अभाज्य दिख रहा है, यही वाला आपका बच्चे उत्तर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से यदि आपको कोई शंका, कोई डाउट हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बच्चे यहां पर देखते हैं इसका जवाब क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, यहां पर देखते हैं। बोला गया है मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है।
फिर आगे कह रहा है सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी दर को पहले के अनुमान स्तर से कम कर दिया है। तो भैया ये दोनों तो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये अलग अलग कारण हैं या अलग अलग प्रभाव हैं। अब आपको बच्चे यही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि इसमें देखो यहां पर जीडीपी की बात कर रहा है और यहां पर मौसम विभाग यहां पर कुछ बता रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच तो नहीं कर रहे हैं। अब यहां मुद्दा ये है कि आखिर फिर हम क्या इसको कह सकते हैं। अब देखो बारिश का जिक्र किया है अर्थात परिणाम आ चुका है, ये कारण नहीं लग रहा है बच्चे। और यहां पर देखो ये भी आपका जीडीपी को कम कर दिया है, तो किसी कारण से ही घटाया है, तो ये भी आपको परिणाम लग रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आप जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम करेक्ट हैं, एकदम राइट है, उसमें कोई डाउट कोई संदेह की बात नहीं है। चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से बच्चे आप लोगों को हम ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई कोताही कोई कंजूसी नहीं हो रही है। लक्ष्य क्लासेस का हर अध्यापक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे बच्चे कि आप लोग इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में बता दें। और मुझे पता है अगर पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से आप लोग कर लेंगे तो आपकी मंजिल, आपकी जो चाहत है वो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं इसका जवाब क्या बनेगा। यहां पर बोल रहा है कि एट द रेट को भैया प्लस कह रहा है, और यहां पर कॉपीराइट को माइनस कह रहा है, इसको भाग कह रहा है और इसको गुणा कह रहा है। तो भैया कैलकुलेशन ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कर लेते हैं कैलकुलेटिव। तो यहाँ पे 89, थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर देता हूँ, 89 है, इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ, 89 है बच्चे। और इसका मतलब क्या दिख रहा है जरा देखो, इसका मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर है कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बच्चे यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 5। फिर यहाँ पे y करके काटा गया है, तो इसका मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर बच्चे हम लोग गुणे 4 कर देते हैं। और फिर से कॉपीराइट आया है, कॉपीराइट को मतलब माइनस कह रहा है, तो माइनस कर देते हैं 121। और यहाँ पर ये वाले चिन्ह का मतलब शुरू में ही दिया गया था, इस वाले चिन्ह का मतलब है भाग, तो यानी कि 11 से भाग। तो भैया इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आसान कैलकुलेशन है, इसको दोनों को उड़ा दो और 11 ग्राम में 121। अब ये आपने कर लिया है, तो 5 चौक यहाँ पर 20 हो जाएगा, और ये इसकी भी वैल्यू माइनस में है, इसकी भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो भैया 89 में से क्या घट जाएगा, 20 और 11 31, यानी कि यहाँ पे 89 में से 31 घटाएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 58 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है भैया आपके जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बच्चे इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब भी आप लोग ईमानदारी से देंगे। बोला गया है संख्याओं में दिए गए क्रम से गलत संख्या को निकालना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त बताइए इसका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे भाई ईमानदारी से जवाब देंगे, और अगर हम आपके साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं, अगर आपने थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दी तो UPSSC पेट आपके नंबर को नहीं रोक पाएगा। चलिए बच्चे यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे 23 आपका प्लस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बच्चे आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो -17, यहाँ पर 17 आपका कम होता हुआ दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 605 में से अगर हम 17 करते हैं तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पर बच्चे 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 5, 588, ठीक है, यहाँ पर 17 ही घटा है। और फिर यहाँ पर 23 बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 23 बढ़ा था यहाँ पर भी 23 बढ़ेगा, गिनती ठीक है, 8 3 11 और 8 2 10 11, यानी कि गिनती ठीक है। बच्चे यहाँ पर अगर हम 17 घटाते हैं तो 611 में से 17 घटाएंगे तो 634 तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और इसके लिए भाई कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, जो मैं आपको बताऊंगा
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे, और यहाँ पर छोटी सी चीज अगर आप जानते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है कौन सा दिन था इस दिन। तो अगर आपको 1998 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना आता है तो आप बता ले जाओगे। और अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला दिया था कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 आते हैं, 200 में बच्चे 3 आते हैं, 300 में अतिरिक्त दिन 1 आता है और 400 में 0 आता है। तो यही आपका रामबाण है। चूंकि 1900 वर्षों में निकालोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, वर्षों की संख्या प्लस लीप और डिवाइडेड बाई 7, 1900 सालों में लीप ईयर थोड़ा लंबा जाएगा, ऐसे निकाल लेते हैं। 1600 वर्षों में तो 400 के मल्टीपल में 0 हो जाएगा, बचेगा 398 साल। 398 सालों में बच्चे 300 सालों में आपको पता है 1 आता है। अब जो ये 98 साल बच रहा है, इसमें भी आपका 17 जून 1998 है, अर्थात कैलेंडर पूरा नहीं है। तो पहले हम पूरे वर्ष का निकाल लें। पूर्ण वर्ष आपका एक कम हो जाएगा 97, तो 97 वर्षों का कैलकुलेशन हम करेंगे। ये बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। 97 साल में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए ये वर्षों की संख्या हो गई। अब 97 को 4 से भाग दे दो, जितनी बार जाएगा आपका वही लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। तो 97 को 4 से भाग दोगे 24 बार जाएगा, चूंकि 24 चौका 96 होता है। और बच्चे यहाँ पर हम 7 से भाग लगा देंगे। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 121/7 हो जाएगा, चूंकि 7 4 11 9 2 11, 7 4 11 9 2 11 1 12, ठीक है। यहाँ पर 7 से भाग लेंगे। अब यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 5 12 51 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा 2। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, एक ये बचा है और 2 ये बचा है, इसका आप लोग ध्यान देंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम करना है। जो आपका बच रहा है बच्चे, आपको जनवरी से लेकर के ये जो 1998 का कैलेंडर है, 1998 के कैलेंडर में जनवरी से लेकर के बच्चे यहाँ पर 17 जून तक का डाटा भी निकाल लेना है, जो कि बड़े आराम से निकल जाएगा। जनवरी होती है 1998 में 3, फरवरी लीप वर्ष है नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0, मार्च 3 आएगा, अप्रैल 2 आएगा बच्चे, मई आपका 3 आएगा, और 17 में 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। और 7 से भाग देने से पहले 1 और 2 को और ऐड कर लेते हैं, जो आपका बचा हुआ है 1 + 2। अब देखते हैं कि पहले हम 7 से भाग देंगे, यहाँ पर सबको डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। तो भैया डिवाइडेड बाई 7 कर दिए तो 3 3 6 2 8 8 3 11 11 3 14, ये तो पूरा कट गया। अब 2 1 3 यही बच रहा है बच्चे, और 3 का मतलब होता है बुधवार। अगर आपका बुधवार आया है तो सबसे बेहतरीन जवाब है, और यही आपका सही है। दुनिया की कोई ताकत उसको गलत नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी अगर आपके जवाब आए हैं तो एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने करा होगा और हमारी क्लास लिया होगा तो जरूर आप कर पाओगे, बड़े आसानी से कर पाओगे बच्चे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये आपके सारे विकल्प दिए गए हैं और बोला है कि कौन सा ऑप्शन ये दर्शाएगा कि पी क्यू का मामा होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में ये बताया था कि 2 चीजें देखा करो, पी और क्यू का। हम पहले पी क्यू का मामा है एक चार्ट ही बना लें। तो अगर पी क्यू का मामा हो रहा है तो यानी कि पी जो है जेंडर इसका मेल होगा, इसकी कोई बहन होगा, इसका लड़का या लड़की क्यू हो जाएगा। तो यहां से मुझे 2 चीजें निकल के आएगी। एक चीज तो ये कि पी और क्यू के बीच में एक पीढ़ी का अंतर आएगा, और पी जो है मेल है। तो पहले हम इससे ये देख ले कि किस विकल्प में पी का जो जेंडर है वो पुरुष का आ रहा है। अगर पुरुष होगा तभी वो मामा बन पाएगा, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत उसको मामा नहीं बना पाएगी। चलिए देख लेते हैं। देखो यहां पर गुड़े पी दिया है, अर्थात बाद का है, तो यहां पर दिया है ए बी की बहन है, अर्थात यम पी की बहन है, तो पी का जेंडर ही नहीं क्लियर हो पाएगा, ये तो गलत हो गया बच्चे। दूसरा ऑप्शन में यहां पे प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब है ए बी का पिता है, अर्थात यश जो है पी का पिता है, यहां भी पी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब तीसरे में देख लेते हैं, पी प्लस यश है, प्लस का मतलब क्या है जरा देखो, ए बी की माँ है, अगर ये महिला बन जाएगी तो ये भी आपका मामा नहीं बन पाएगा। और डी ऑप्शन में देखो यहाँ पर है माइनस, माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, अर्थात पी का जेंडर यहाँ पुरुष का है और यही मामा बन पाएगा। और अगर हम जेंडर से ही छांट लिए तो हमें जनरेशन गैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जवाब सभी बच्चे फटाफट देंगे और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार सभी बच्चे इसको बताएंगे। बोला है सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ डंडे नाव नहीं हैं। इसका जवाब तो बहुत सिंपल है भाई, सभी डंडे बंदूक हैं तो यहां पर जो डंडा है वो सभी आ जाएगा बंदूक के अंदर। इसको तो सब लोग जानते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। यहां पर सभी डंडे किसके अंदर आ गए? बंदूक के अंदर। कह रहा है कि कुछ नाव डंडे नहीं हैं, तो यहां पर समझिएगा नाव का कुछ भाग अर्थात ये नाव का पूरा भाग है, इसका कुछ पोर्शन डंडा नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर नाव का रिलेशन बंदूक से आएगा तो भी कोई जवाब नहीं बन पाएगा, और अगर इस तरफ से है तो अगर डंडे का नाव से पूछेगा तो भी कोई जवाब नहीं बन पाएगा। हमने बताया था सम नॉट एक ही तरफ से रिलेशन देता है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी बंदूकें नावें हैं, तो यहां पर बंदूक और नाव सभी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भैया, पॉजिटिव का। फिर कह रहा है कि कुछ नावें बंदूक नहीं है। अब हमने कहा था अगर नाव का रिलेशन बंदूक से आ रहा है तो भी आंख मूंद के गलत ही करना है, तो ये भी गलत करना है। तो भैया अगर दोनों गलत हैं, यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाए हैं बच्चे तो आपका जवाब एकदम सही है, नहीं तो भैया अभी और आप पढ़िए फिर ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पर इसका जवाब बताएंगे। ये भी रक्त संबंध से है। इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा है कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? इसका जवाब बच्चे आपको बताना है, और मुझे पता है अगर आप लोग ईमानदारी से इसका जवाब देंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका भी जवाब आप लोग दे पाएंगे। चलिए बच्चे फटाफट इसका जवाब आप लोग देते रहेंगे। फाल्गुनी वाले में इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे सभी बच्चे फटाफट उत्तर देंगे, और यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। बोला गया है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। अच्छा, लास्ट में ये दे दिया है फाल्गुनी फाल्गुनी जो है फीमेल ही होगी, ये लास्ट में क्लियर हो गया है, तो मैं पहले ही फाल्गुनी को फीमेल बना दे रहा हूँ। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक कह रहा है, तो यहाँ पर हार्दिक कह रहा है, मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ, इशारा कर रहा है ये फाल्गुनी की तरफ, और फाल्गुनी की तरफ इशारा करते हुए कह क्या रहा है? इनके इकलौते भाई। एक एक सेंटेंस को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके इकलौते भाई यानी कि इसका इकलौता भाई हमने ले लिया। इनके इकलौते भाई का पुत्र यानी कि इसका कोई पुत्र आएगा, यानी कि इसकी बात कर रहा है। का पुत्र मेरी पत्नी, यानी कि इस कैरेक्टर की बात हो रहा है तो इसकी पत्नी, तो भैया इसकी पत्नी लगा देते हैं। इसकी पत्नी का भाई है। अब ध्यान से देखना, ये वाला कैरेक्टर इसका भाई है तो पत्नी का भाई पहले बना देंगे, और इन दोनों के भैया फिर पिताजी आएंगे, अर्थात इसका जो पुत्र है ये तो आएगा, उसकी बहन है फाल्गुनी, तो इसके पिताजी को लगा देते हैं। इन दोनों के पिताजी हैं ये, और इन दोनों के पिताजी की जो बहन है वो है फाल्गुनी, और यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे चला जाएगा। अब मेरे भाई मेरे दोस्त पूछ क्या रहा है जरा देखिएगा। पूछा है कि फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो हार्दिक से अर्थात इस तरफ से रिश्ता जाएगा, थोड़ा लंबा रिश्ता है, क्योंकि इसके पत्नी है, पत्नी का भाई, भाई के पिता अर्थात पत्नी के पिताजी, तो ये इसके ससुर होंगे और ससुर की बहन है ये, और ऐसा ऑप्शन में दिया है कि ससुर की बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यहाँ से समझ गए होंगे, पत्नी के जो पिताजी हैं वो ससुर होते हैं और ससुर की बहन, ऐसा ऑप्शन में दिया है। चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन फिर से आपसे कह रहा है कि असंगत का पता लगाइए, और यहाँ पर भी आपको असंगत का पता लगाना है, इसका जवाब देना है। बोल रहा है कि दिए गए शब्द में असंगत कौन सा होगा, इसका जवाब बच्चे यहाँ पर बताना है। चलिए सब लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर बच्चे जवाब क्या बनेगा, सब लोग इसका आंसर करेंगे, सब लोग इसका आंसर करेंगे, जवाब बताएंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम सही हैं, चूंकि ये है आपका जो पहला वाला है बच्चे, ये आपका 35, हाँ 35 का स्क्वायर है,
ये वाला आपका 35 का स्क्वायर है, और जो आपका दूसरा वाला है वो 65 का है। 65 का ये हो जाएगा 6 छंग 36 इसके आसपास। और ये एक आपका जो बचेगा ये बच्चे आपका हो जाएगा 55 का। तो जो स्क्वायर नहीं है कोई, वही 4125 आपका स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि आपका जवाब यही सही हो जाएगा। हम 25, हाँ ठीक है, तो यही आपके जवाब हो जाएंगे। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे, और अगला क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे भाई फटाफट आंसर करेंगे। यहां पर इसका जवाब क्या बनने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे। 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चे, ये तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, और मुझे लगता है इसका जवाब आप लोग बड़े आसानी से दे देंगे, बड़े आसानी से इसका जवाब दे देंगे बच्चे। यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो मैंने कहा था भैया घंटा और मिनट को आप अलग कर लीजिए। 8:20 कह रहा है, इसका गुणा 30 से कर देंगे, 8 त्रिक 24, और बच्चे यहाँ पर अंतर लेंगे 11/2, यानी कि घंटे और मिनट वाली सुई का अंतर। तो इसको जब काट देंगे 2 दहम्मा 20 और 11 दहम्मा 110, तो 110 घटा देंगे 240 में से, 110 घटा देंगे 240 में से, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री, और 130 डिग्री बच्चे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन में बच्चे आप लोग देखिए और जवाब बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। फटाफट बताइए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसका जवाब भी आप लोग बेहतरीन ढंग से देंगे, अच्छे से दे पाएंगे इसका जवाब। बताइए, यहाँ पर बोला है स्कीम को TDIF यानी F लिखा जा रहा है, तो वंडर को क्या लिखा जाएगा। मुझे लगता है बच्चे ये आपके लिए 1 नंबर की गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करा गया है। यस से T एक बड़ा है, C से D एक बड़ा है, H से I यहाँ पर भी एक बड़ा है, E से F एक बड़ा है, सब में एक एक बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर तो बड़े आसानी से दिया जा सकता है। W में एक बढ़ाओगे यक्स हो जाएगा, तो यक्स तो अभी 3 ऑप्शन में है। फिर O में एक बढ़ाओगे P हो जाएगा, तो यक्स P 2 ऑप्शन में है। और उसके बाद फिर N में एक बढ़ाओगे O हो जाएगा, तो O आपका इसी ऑप्शन में है, यानी कि D वाले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलते हैं भाई हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, फटाफट सभी बच्चे इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। और देखिए भैया, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, आपका साथ हम लोग बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि आप लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उसी भरोसे को कायम रखते हुए हमने आपको एक क्लास में ही खल्लास का जो नारा दिया है वो हम साकार कर रहे हैं। आपकी बस इतनी ही ड्यूटी है, इतनी ही जिम्मेदारी है कि बस इसको शेयर और लाइक करना है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले भविष्य में भी हमें आपके भविष्य को संवारना है। बोला है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, यानी कि दरवाजे का कोई भी भाग बच्चे यहाँ पर कह रहा है कुत्ता नहीं है, अर्थात कुत्ते में नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर दरवाजे का कोई भाग कुत्ते में नहीं जाएगा, आगे दे क्या रहा है, बोल रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कि सारा का सारा कुत्ता बिल्ली के अंदर आएगा। ध्यान से देखना, अब कुत्ते का जो मना वाला सीन है वो दरवाजा इसके लिए मना है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आगे आपसे कह रहा है कि ये भी इसके लिए मना है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मना है। लेकिन दरवाजे का अगर बिल्ली से कोई सीन बनाना हो तो कोई सीन बनेगा नहीं, ये आप जानते रहिएगा। हाँ, लेकिन बिल्ली से दरवाजा हो तो समनाट का केस बन जाएगा, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। चलिए देखते हैं पूछ क्या रहा है। कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो ध्यान से देखिए, दरवाजे का बिल्ली से कोई सीन नहीं बनेगा। अभी हमने बताया चूंकि दरवाजा नेगेटिव है कुत्ता के लिए, ये बिल्ली के लिए कोई जवाब देने में असमर्थ है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्ली का सारा भाग क्या दरवाजे के लिए मना है। अब समझिएगा, यहां पर अगर ये बिल्ली का घर है तो इसके अंदर अगर कुत्ता रह रहा है और कुत्ते की दुश्मनी दरवाजे से है, तो ध्यान रखिएगा जितनी दूर इसने तोड़फोड़ लगाई है वही तो मना होगा।
पूरा भाग की थोड़ी यहाँ पर तबाही इसने मचाई थी, कुछ की मचाई थी, इसलिए कोई वाला तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो यहाँ पर बिल्ली का जो बाहर वाला है, चाहे अंदर से हो, अंदर वाला सभी और कुछ दोनों का रिलेशन देता है, बाहर वाला तो कुछ का देगा ही। तो भैया सी सही है। डी कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं होंगी बल्कि कुछ ही बिल्लियां कुत्ते होंगी, तो ओनली थर्ड वाला सही है। तो ऐसा किस में आ रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको जरा देखिएगा, समझिएगा और प्यार से बड़े इसको हैंडल करिएगा। बोला है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, शहर में छोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, और अगर आपसे कनेक्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस प्राधिकरण की बात यहां पर भी हो रही है और अपराध यानी कि पुलिस की बात यहां पर भी हो रही है। ध्यान से देखिएगा, अगर सुबह के समय चौकसी बढ़ाया है तो ये इसका कारण हो जाएगा, और इसी कारण से इसका प्रभाव आ गया कि शहर की छोटी मोटी घटनाओं में कमी आ गई है। तो यहां पर भैया पहला कारण और सेकंड इसका प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका जवाब हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर ए एकदम बेहतरीन है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हम लोग यहां पर ऊपर अगर आप नजर डालेंगे बच्चे, यहां पर ऊपर नजर डालेंगे तो ये आपको बता रहा है कि किस सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से बिना रुके हुए हर एक यहां पर 10 सेट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िए और यहां पर सभी प्रश्नों के जवाब बताइए। क्वेश्चन बोला गया है बच्चे यहां पर आपका डिफरेंट कौन सा होगा, असंगत कौन सा होगा, तो मुझे लगता है इन सब में 33 ही कटने वाला है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 33 आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से घड़ी का आ गया है, और घड़ी के सवाल में आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसा अस्त्र है जिसका ना तो कोई तोड़ है और ना ही कोई यहां पर कोई उसको खंडित कर सकता है। तीनों लोकों में वजह है, और वो है घंटा और मिनट को अलग से करना। समझ लीजिए बच्चे, ये आपका राम बाण है, जिस बाण से राम ने रावण को मारा था वही बाण है ये। 6 बजकर कब कह रहा है? 10 मिनट पर। तो भैया यहाँ पर 30 से गुणा होगा, यहाँ 11/2 से गुणा होगा। देख लेते हैं, 6 त्रिक 18, 180 अंतर लेना है, 2 पंचे 10, 11 पची 55। तो अगर हम 180 में से 155 घटा देंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त 125 डिग्री, और 125 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही सही है, मारो धड़ाक से आगे बढ़ो भाई, इसमें कुछ है ही नहीं आपके क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन भाई आपका क्या कह रहा है जरा देखो, ध्यान से नजर दौड़ाओ बच्चे। और अगर आपकी नजरें तेज है, नजर ने एक कहावत दिशान सर ने कही थी कि नजर से नजर को नजर किससे न देखो, ऐसे कुछ करके था, तो वही आपको बता पाएंगे। तो इसमें नजर आप दौड़ाइए क्या है। कह रहा है कि ए को 26 लिखा जाए, बी को 25 लिखा जाए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इतना तो समझ गए हो ना आप लोग, क्या है जेड को 1 लिखा जाए तो इसका मतलब अपोजिट है, विपरीत कर रहा है बस। विपरीत अगर वो कर रहा है तो आपको भी विपरीत हो जाना है। तो इसका विपरीत क्या होगा? 13 में 14 जोड़ दोगे 27 होता है, और यहाँ पर 12, तो 14-12 कहाँ मिल रहा है भाई? 14-12 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बोलिए भैया, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे और कोई मैच करता तो आगे हम मैच कराते, लेकिन आगे मैच ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर है क्या। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने कहा गया है कि गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? इस बात को जवाब देना है। जवाब दीजिए फटाफट, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं, और आपके जवाब ही बताएंगे कि आप कितने बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं। चूंकि हमने कहा महाभारत में द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से कहा था निशाना लगाने को, तो उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, अर्थात उन्हें कुछ और नहीं नजर आ रहा था। आपको भी अपना टारगेट नजर आना चाहिए। अगर आप टारगेट के अलावा इधर उधर कर रहे हैं तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं देखते हैं। बोला है गोपी ने विवेक से कहा, तो अर्थात गोपी वक्ता है
और ये कह किससे रही है मेरे भाई मेरे दोस्त? विवेक से कह रही है। कह रही है गोपी ने विवेक से कहा, अब इसने क्या कहा है? वह व्यक्ति, अर्थात इसकी बात कर रही है, वह व्यक्ति मेरी माँ, अर्थात जो विवेक है इसकी माँ, मेरी माँ, आगे बढ़ते हैं, के इकलौते भाई, मेरी माँ के इकलौते भाई, ठीक है, का पिता है। तो अर्थात इन दोनों का पिता कौन हो जाएगा? ये विवेक। बस इतनी सी बात बोला है। और अब ये यहां से यहां उठ के चला गया। गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी क्या कहेगी? भैया मम्मी के पिताजी हैं तो मम्मी के पिताजी नाना होते हैं, तो नाना कहेगी। ऑप्शन नंबर सी अगर आपके आए हैं तो आपके जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं, और बता दीजिए कि भैया अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब आप गर्दा उड़ाने वाले हैं बच्चे, और गर्दा उड़ा देंगे तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सीधा आपको सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आएगा। बताइए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? यही बच्चे आपको बताना है, और इसका जवाब सभी बच्चे यहाँ पर देते हुए चलेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त? इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चे, इसका जवाब बताएंगे। भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बताइए? बोला गया है ए ने अपने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ए वक्ता है, ए वक्ता है भैया, और ये इशारा कर रहा है तस्वीर की ओर। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, वो वाली तस्वीर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इन्हें अपने दोस्त बी से कहा। तो बी का कोई मतलब नहीं है, वो तो थर्ड पर्सन है, उसे हटा दो। वह मेरी माँ, अर्थात इस तस्वीर को कह रहा है कि ये जो तस्वीर है वह मेरी माँ के पिता, अर्थात इसके पिताजी की इकलौती बेटी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यही तस्वीर यहाँ पे चली आएगी उठ के, और ये तस्वीर यहाँ से उठ के चली आई है। तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो जो ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति होगा इससे ए किस प्रकार संबंधित होगा? तो बेटा या बेटी। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर सिर्फ बेटा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको भौचक्का होने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो भैया इसका जवाब सभी लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है मेरे दोस्त? इसका आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं। बोला है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क लगाया है। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बार लैपटॉप की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जोड़ेगा, और एक दूसरे को जोड़ रहा है तो भैया आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक दूसरे को जोड़ रहा है तो लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। अच्छा, शुल्क बढ़ाया इस कारण से वृद्धि की, ये तो कारण हो गया मेरे भाई, और ये हो गया इसका परिणाम। तो और आपको कुछ करना ही नहीं है। सेकंड कारण फर्स्ट परिणाम, सेकंड कारण फर्स्ट परिणाम, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो बस यही आपका जवाब हो गया। और मुस्कुराइए, आप लक्ष्य के साथ हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भैया लक्ष्य के साथ है, मुस्कुराइए। मुस्कुराने की वजह होनी चाहिए, और वजह है लक्ष्य क्लास। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहां पर इसका जवाब बताएंगे। असंगत क्या होगा? असंगत को छांटिए। असंगत आपका क्या हो रहा है बच्चे? इसका जवाब बताइए। ठीक है, असंगत क्या हो रहा है बच्चे? जवाब बताएंगे। और मुझे लगता है यही आपका असंगत होगा, क्योंकि बच्चे ये 17 और 43 दोनों से डिविजिबल है, चाहे 17 से काट दो चाहे 43 से काट दो। इसके अलावा सभी जो है ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो यही ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? तो उड़ा देते हैं भैया, इसमें क्या है, इसको तो हम हवाई जहाज बना देंगे। 1 जनवरी 2006 को कह रहा है कि रविवार है, ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा? 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ जो है वर्षों का अंतर है,
तारीख आपकी मंथ सेम दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात घबराने की है ही नहीं भाई। आप लक्ष्य के क्लास के साथ है तो ये आगे का कैलेंडर है, आगे कैलेंडर में हमेशा प्लस होता है। इसका फॉर्मूला है वर्षों का अंतर मेरे भाई 4 का है, और इस दौरान लीप कितने लगेंगे, तो 6 से 10 के बीच में सिर्फ 8 ही तो लीप आएगा। और अब आपको ध्यान रखना है 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है, जब संख्या 7 से ज्यादा होती तो भाग देते। यहाँ पर आएगा 5, और मेरे भाई मेरे दोस्त अगर 5 जोड़ते हैं तो शुक्रवार आएगा। और अगर शुक्रवार आपने लगाया है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए आप, चूंकि अगर शुक्रवार आ गया है तो मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। तब तक मुस्कुराइएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहां पर इसका जवाब बताएंगे। यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर बताना है सभी बच्चों को। एक्टिव को EDUJWA लिखा जा रहा है तो इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर फिर से वही नजर से नजर का धोखा है, और नजर से नजर जिसको मिलानी आ गई है उसका तो भैया बेड़ा पार है। नजर से नजर मिलाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, ई को यहां पे लेके आ रहा है और ए को यहां पे लेके जा रहा है। बाकी इसके जो है सब में भैया एक एक बढ़ा दो, जैसे यहाँ पे सी में डी, टी में यू, आई में यहाँ पर जे, भी में डब्लू, और बीच वाले में सब में एक एक बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। तो आप कहोगे सर जी इसका जवाब तो हो गया, कैसे भैया, टी और ई। तो यहाँ पर टी और ई देख लो किस में नहीं है, टी और ई इस पहले वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। बीच में सबको एक एक बढ़ा दो, ई के बाद जी, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी। तो डबल जी किस में आया है मेरे भाई मेरे दोस्त, अच्छा ये तो है नहीं, डबल जी, हाँ यहीं पे है डबल जी, ये दोनों तो कट गए थे, तो डबल जी यहीं पे है, तो डबल जी यहीं पे है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या बात है, इसमें इतना घबराने की कोई बात ही नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या उत्तर होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आपने इसको ढूंढ लिया मेरे भाई मेरे दोस्त तो ये रिश्ता आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी की दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया हम तो लक्ष्य वाले हैं और जहां तक हमारी आवाज़ जाएगी हम सभी को उत्तर बताने का कोशिश करेंगे, और ये रिश्ता क्या कहलाता है बड़े आसानी से हम बताएंगे। तो एक महिला इशारा कर रही है नीलेश की तरफ, तो भैया महिला जो है वक्ता है और इशारा कर रही किसकी तरफ, नीलेश की तरफ। ठीक है, नीलेश कोई व्यक्ति है। अब इसने कहा क्या है, इसको ध्यान से देखो। कहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, महिला की ओर नीलेश इशारा कर रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर फिर से मैं लगा दे रहा हूं, नीलेश इशारा कर रहा है महिला की तरफ। और इसने कहा क्या है, इसको ध्यान से देखो कि वह मतलब कौन, महिला, मेरी पत्नी की, तो अर्थात इस नीलेश की पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के दादा की। तो भैया दादाजी कैसे कोई बनते हैं, पिताजी के पिताजी, यही तो दादाजी होते हैं, 2 पीढ़ी बाद। ठीक है, मेरे दादा की इकलौती संतान मतलब इसके पिताजी की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है। तो मेरे भाई इसका मतलब यहां पर बोला है कि क्वेश्चन में बोला है, नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा, ठीक है, दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, अर्थात ये वाली कैरेक्टर। अगर ये महिला यहां पे आ गई मेरे भाई मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन में कहा ही क्या है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला उस व्यक्ति से इसकी पत्नी लग जाएगी। भाई पत्नी मतलब धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी मतलब ये। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मैं फिर से डाटा क्लियर करा दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट है एक बार देख लेते हैं। नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, तो भाई ये इसकी पत्नी हो गई, के दादा मतलब पिताजी के पिताजी के दादा की इकलौती संतान, अर्थात ये वाले, इकलौती संतान की इकलौती बेटी, अर्थात इनकी एक ही बेटी है। बस यही सही है। तो यानी कि जवाब सही है, जवाब सही है तो मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराने की और कोई वजह नहीं होती। यहां पर जवाब बताइए, इसका जवाब क्या बनेगा, फटाफट भाई जवाब बताते हैं। इसका जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन में मुझे लगता है इसका जवाब तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर ये स्क्वायर है और सब क्यूब है। ये तो कहोगे आप 1 नंबर का उपहार दे रहे हो, हम लोग तो भैया सीधा बॉल को 6 मारने वाले लोग हैं, और आप मुझे फुल टॉस खिला रहे हो। यहाँ पर भी फुल टॉस बॉल है, देखिए
1 जनवरी अर्थात डाटा में चेंज नहीं है, वर्ष में चेंज है 2006 से 2011, तो वर्ष का अंतर मेरे भाई मेरे दोस्त 5 साल का हो गया। अब 2006 से 11 के बीच कितने लीप लगेंगे, तो आप कहोगे सर जी 2008 ही तो लगेगा, एक ही लीप लगेगा, यानी कि 6 जोड़ देना है। तो रविवार में 6 दिन जोड़ोगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त शनिवार आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा उलझाए, दिखने में आपको लगता है आसान, लेकिन हो सकता है ये आपको थोड़ा सा विचलित कर दे। लेकिन अगर आपने तन और मन से लक्ष्य क्लासेस में ध्यान से पढ़ा है, न आप कहीं भी पढ़े हैं बच्चे, अगर आप दिल से इसका जवाब देंगे तो सही जवाब की तरफ बढ़ जाएंगे, और मुझे पता है मंजिल फिर आपको नजर आने लगेगी। चलते देखते हैं। सभी किताबें पेपर हैं, तो भैया किताब का सारा हिस्सा पेपर में जाएगा, ये बात बोल रहा है। सभी किताबें पेपर हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कहा है कि कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, यानी कि कुछ पेपर हमने कहा कि जनरल हैं, ठीक है। फिर कहा कि कुछ जनरल कैलेंडर हैं, कुछ जनरल यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त कैलेंडर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दिया है। अब आपसे कह रहा है कि इसका जवाब बता दो, तो भैया जवाब बताते हैं। कुछ जनरल किताबें हैं, तो जनरल का क्या कुछ हिस्सा किताब को छू रहा है, आप कहोगे नहीं सर ये तो छू ही नहीं रहा है, तो भैया इसका जवाब गलत है। फिर आगे कह रहा है कि कुछ कैलेंडर पेपर है, तो कैलेंडर और पेपर का रिलेशन ही कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी ये बात गलत है। फिर कह रहा है कुछ किताबें जनरल हैं, किताब का कुछ हिस्सा जनरल में है, नहीं भैया ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ किताबें कैलेंडर हैं, किताब कैलेंडर तो बहुत दूर की बात है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सब गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं पहला ही दिख रहा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और आपने पूरी शिद्दत के साथ ये सवाल लगाया है, तो मुस्कुराइए फिर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर ध्यान से नज़र डालेंगे। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इसका जवाब अगर आप देते हैं तो आप बहुत ईमानदारी के साथ बताएंगे। नॉर्मल को RPNL BM लिखा गया है, तो फिर गैदर को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बच्चे इसका जवाब बताएंगे। और मुझे पता है अगर आपने ईमानदारी से जवाब दे दिया तो आज दुनिया की कोई ताकत आपको ये 5 नंबर लेने से नहीं रोक पाएगी। जरा देखते हैं। देखो भैया यहाँ पे मुझे लगता है इसका पेयर बनाया गया है, चूंकि यहाँ पर R और यहाँ पर N यही लिखा गया है, और इसमें बीच वाले में 1 बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे O के बाद P, और यहाँ भी वही किया गया है। तो पकड़ में आ गई बीमारी कि इसको 2 पेयर में बांट दीजिए, और दोनों पेयर में बांटने के बाद उत्तर आपका आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर T और G, और यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं, TBG कहाँ पे दिख रहा है भाई, TBG यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर R और H यहाँ पे, R यहाँ पे, E में 1 जोड़ेंगे F, तो HFR कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो भैया HFR, तो यहाँ पे RFH तो है नहीं, REH यही वाला होगा मुझे लगता है। फिर 1 मिनट देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे TBG था, यहाँ पे R इधर जाएगा, सॉरी R इधर जाएगा, H इधर जाएगा। वही तो मैं कहूँ यार गलत कैसे, मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात बोला था। यहाँ पे R यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, E में 1 जुड़ेगा, तो RFH का फैक्टर यहाँ पे बन रहा था, RFH का फैक्टर यहाँ पे बन रहा है। और ये वाला तो बच्चे आपका क्लियर ही था, ये वाला आपका क्लियर ही है। यहाँ पे चूंकि बोल रहा था T यहाँ जाएगा, G यहाँ जाएगा, B यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे TBG यहाँ पे TBG RFH इसमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में तो ये वाला गलत हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, TBG RFH, तो ये सही हो जाएगा भाई। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऑप्शन में देखना था, ऑप्शन आपका मैच जो करेगा वही जवाब होगा। चलते हैं बच्चे, इसका जवाब भी आप लोग दे पाएंगे मुझे लगता है, अगर आप लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता इसका जवाब आपको विचलित करेगा। क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर जी मलेरिया हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है बाकियों से जो मेल नहीं खा रहा है वो क्या है। बाकियों से
तो मुझे लगता है सब लोग तो ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सूरवीरता की बात कर रहा है। यही ऑप्शन नंबर बी को हटा दो भैया, और बाकी तो सब सही है, और तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखो जरा। इसको ध्यान से देखो, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर कंप्यूटर और ONE लिखा गया है, तो ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है ये 4 तो पलट दिए गए हैं, फिर 2 पलटे हैं, फिर 4 पलटे हैं। क्या यही हो रहा है? देखो यहाँ पर PMOC, तो यहाँ पर PMOC और यहाँ पर TO को बदला है और फिर ऐसे बदला है। तो भैया यहाँ पर भी वही काम कर दो, यहाँ पर ये 4 बदल दो, पलट दो, तो ABDA आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गए। फिर यहाँ पर आपको ये 2 बदलेंगे, तो यानी कि TN आपका कहाँ पे दिख रहा है? TN यहाँ पे दिख रहा है, और TN आपका, हाँ ठीक है, TN आपका यहीं पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक TN और किसी में है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे ये कहा गया है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। अगर ये संबंध निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये विचलित करेगा, क्योंकि आप लोग शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो शिद्दत आपकी मंजिल तक ही ले जाएगी। बोला है एक आदमी ने महिला से कहा, तो भैया आदमी किससे कह रहा है? महिला से, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, उसने क्या बोला है? तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ मतलब किसकी माँ? तो इस महिला से कहा है, तो महिला की माँ ही होगी। तुम्हारी माँ के पति, एक एक वर्ड को ध्यान देना, तुम्हारी माँ के पति की बहन, अर्थात देखो मैं इसको इस साइड में कर देता हूं, की बहन, यहां पे कह रहा है की बहन मेरी बुआ है। अब देखो, अगर इस करेक्टर की, चूंकि यहां पर तुम्हारी माँ के पति, अर्थात यहां पर समझिएगा ये इसकी माँ है, ये पिताजी हैं, ये माँ है, ये पिताजी हैं, और पिताजी की बहन बुआ लगती हैं। अगर ये इस करेक्टर की बुआ हैं और इस करेक्टर की भी बुआ हैं, तो कहने का मतलब दोनों की बुआ सेम है। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त दोनों की बुआ सेम है, तो बहन ही आपका जवाब बन जाएगा। बस इतनी सी बात कह रहा है, और बहुत ही सिंपल सी बात है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त ये कह रहा है कि अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा। अब हम लोग ठहरे लक्ष्य वाले, और लक्ष्य वाले के लिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है फुल टॉस से भी बेकार गेंद है, क्योंकि यहाँ पर 2005 और 2007 डेट और तारीख सेम है। तो डेट और मंथ अगर सेम है, तो ईयर में क्या होगा? 2 साल का अंतर, लीप आएगा नहीं, 2 दिन जोड़ दो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 2 दिन जोड़ दोगे तो रविवार आपका जवाब हो जाएगा। और इस तरह से आपने जो क्वेश्चन कर लिया है, अब मुझे लगता है आप आखिरी सेट की तरफ बढ़ गए हो, और इसका अगर जवाब बच्चे आप लोग दे देते हो, तो आपका ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस सेशन के कंप्लीट करने पर मुस्कुराइएगा, हमने एक ही बार में ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन कराया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P से Q हो रहा है, तो मेरे भाई 1 बड़ा है। R से यहाँ पर Q हो रहा है, तो 1 माइनस हुआ है। यहाँ पर O से P हो रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। D से C हो रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है। U से V हो रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। और मेरे भाई C से अगर E हो रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। तो इसी बात को आप ध्यान रखिएगा, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं। O में एक बढ़ेगा P, ठीक है, फिर R में एक घटेगा Q, तो ये तो ऑप्शन हटा दो, इस तरह से कर लेते हो, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। I में एक बढ़ेगा J, यहाँ तक तो मुझे लगता है सेम ही है यार, बस लास्ट वाले में देखो 2 जो बढ़ना है, तो यहाँ पर छठवें में 2 बढ़ेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये इसमें 2 बढ़ेगा, तो मेरे भाई भी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बस A ऑप्शन सही हो जाएगा, बस इसी को ध्यान रखना था, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। तो अगर ये आपने जवाब दे दिया है, तो आगे की तरफ बढ़ जाना। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखो। आगे बोला है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो भैया निखिल कह रहा है, निखिल वक्ता है, और ये किसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है? रीता की तरफ। और इसने क्या कहा है ध्यान से देखिएगा,
इसने कहा है मैं उनकी माँ मतलब रीता की माँ, मैं उनकी माँ के पुत्र, मैं उनकी माँ के पुत्र मतलब रीता का भाई, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, यानी कि इसी का इकलौता पुत्र कौन है, ये निखिल है। तो अगर ये कट गया मेरे दोस्त, तो बोला है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात निखिल की रीता क्या लगेगी, तो साफ साफ है बुआ जी लगेंगी, और बुआ जी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो फिर से मुस्कुरा सकते हैं। चलिए, अगर ए नहीं है तो मुस्कुराने की वजह जरूर बनाइए। अब वजह आपकी क्या हो सकती है जो आपके साथ साथ चले और हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। चलिए देखते हैं। बोला है 25 अगस्त को गुरुवार है, तो इस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से डिस्कस करा चुका हूं मेरे दोस्त। बोला है कि 25 अगस्त को यहाँ पर गुरुवार बता रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ करना ही नहीं है, 1 तारीख को पता कर लो कि क्या आएगा, 1 अगस्त को क्या आएगा, और 1 अगस्त के बाद जो भी आएगा वहां से सोमवार देख लेना कब आएगा, और फिर आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, अंतर है 24 का, 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 3, और मेरे दोस्त यहां से 3 घटाओगे तो B5 में 3 घटा दो, बुध मंगल सोम, यानी कि सोमवार आ गया। और मेरे भाई अगर 1 तारीख को सोमवार आता है तो फिर 7 दिन बाद सोमवार आता रहेगा, यानी कि 8 को आएगा, 15 को आएगा, 15 के बाद 8 7 15 7 22 और 29, कुल मिलाकर 5 बार सोमवार आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को भाई कई बार डिस्कस कराया जा चुका है। अब यहाँ से समझिएगा बच्चे, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एनालॉगी से है। जिस तरीके से कह रहा है कि पक्षी विज्ञान, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त पक्षियों का अध्ययन करता है तो नृविज्ञान जो है ये किसका अध्ययन करेगा, तो आप कहोगे सर जी ये तो मानव का अध्ययन करता है, नृविज्ञान मतलब मानव का अध्ययन करेगा। बस यही आपका जवाब है, इसमें और क्या करना है। चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर आगे का क्वेश्चन कहता है कि कौन है जो इसमें से मेल नहीं खा रहा है। तो मेरे भाई दही, ये आपका है मक्खन, तेल, पनीर, सब आपके दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तेल आपका गलत जवाब हो जाएगा, और यही आपको बताना था। तो इस तरीके से हमने एक मैराथन जो आपसे वादा किया था ये हमने पूरा कर लिया है। क्लास बच्चे आपको कैसे लगी, हमने पूरी दमदारी के साथ एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ाया है, और अपना जोश जुनून पूरी तरह से झोंक दिया है इस वीडियो में। और बस आपसे गुजारिश यही है कि अगली बार आप हमें स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, इससे भी दुगनी दमदारी के साथ देखना चाहते हैं, तो बस एक ही काम करिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, और जितने भी हमारे छात्राएं हैं वो सब लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद बस थोड़ी सी हाइट बढ़ा दीजिए। अगली क्लास में जब हम उपस्थित होंगे तो मेरा वादा है आपसे कि दुगनी तिगनी रफ्तार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूरे जोश और जुनून के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। आगे की वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।